आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, जो हम नॉर्मल फिजिक्स देखते हैं ना, जैसे नॉर्मल हम कार की देखते हैं, भाई कार कितनी स्पीड या उसकी पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये देखते हैं, या प्लैनेट जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड सन वो देखते हैं, उससे टोटली डिफरेंट है। ठीक है ना। एक्चुअली ये जो फिजिक्स होती है अपनी, उसको ये दो पार्ट में डिवाइड करती है ये चीज़। अब ठीक है, ये समझते हैं भाई क्वांटम मैकेनिक्स होती क्या है। दो पार्ट होते हैं, एक तो क्लासिकल होते हैं और एक क्वांटम होता है। क्लासिकल हम नॉर्मल लाइफ में देखते रहते हैं, कोई भी अराउंड जो भी चीज़ देखते हैं उसकी स्पीड या कुछ भी, लेकिन क्वांटम ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब इससे पहले क्वांटम समझते हैं ये एक्चुअली आया कहाँ से और इसकी जो राइज था वो कैसे हुआ था, ये समझते हैं। ठीक है ना। पहले हमें पता चला कि जो वेव होती है, कोई भी वेव होती है, रेडिएशन होती है, लाइट जो भी है अपनी, ये ड्यूअल नेचर शो करती है। मतलब ये वेव फंक्शन भी शो करती है और पार्टिकल नेचर भी शो करती है। बाद में हमें ये पता चला कि डी ब्रोई ने हमें बताया था कि जो पार्टिकल है वो भी वेव नेचर शो करते हैं। मतलब अगर आप वेव लोगे, मतलब अगर एग्जांपल देखो कि लाइट लो, तो वो पार्टिकल नेचर भी शो करती है। और अगर आप एक इलेक्ट्रॉन लेते हो या कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हो, कोई पार्टिकल लेते हो, वो वेव फंक्शन भी या वेव प्रॉपर्टी भी शो करता है। ठीक है। तो डी ब्रोई ने हमें बताया था कि भाई कोई भी पार्टिकल है, मान लो कोई भी मैटर है, मान लो इलेक्ट्रॉन लेके चलते हैं अपने एक, क्योंकि जो क्वांटम होती है ये माइक्रो मतलब एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, इन पे काम आती है। वहीं जो क्लासिकल होते हैं, जो बिग ऑब्जेक्ट होते हैं जो हम देखते हैं, कार, अर्थ रिवॉल्यूशन, जो बिग ऑब्जेक्ट होते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें यूज़ होता है। ठीक है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ एक वेव फंक्शन एसोसिएट है। ठीक है, ये वेव इसके साथ एक एसोसिएट है, ये हमने इससे पहले पढ़ा है इस चैप्टर में। ठीक है। तो डी ब्रोई ने बताया कि भाई जो ये मैटर है, अगर इसकी हमें वेवलेंथ निकाली तो उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया कि भाई इसके लैम्डा इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम। अगर हमें इस पार्टिकल का मास पता है और इसकी वेलोसिटी पता है तो हम इसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे डी ब्रोई ने हमें ये बात बताई। इसके बाद आए थे अपने हाइजेनबर्ग ने बताया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन होता है अपने पास, हम एक टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक मोमेंट पर हम इसकी एग्जैक्ट, मतलब हम पोजीशन और जो इसकी मोमेंटम होती है, एक इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन और मोमेंटम होती है, हम एक टाइम पर दोनों चीज़ नहीं बता सकते। क्या तो हम पोजीशन ही बताएंगे, क्या हम मोमेंटम ही बताएंगे उसकी। हम एक टाइम पर केवल दोनों चीज़ हम नहीं बता सकते। ठीक है। ये हमें हाइजेनबर्ग ने बताया और इसको एक इक्वेशन दी उन्होंने कि ये तो इसकी पोजीशन, ये इसकी मोमेंटम और ये इसकी एक वैल्यू, जो जितनी अनसर्टेनिटी इसमें है। तो ये उन्होंने एक इक्वेशन उन्होंने बताई कि हम भाई अगर हम इसकी मोमेंटम निकालने जाएंगे तो जो इसकी पोजीशन है उसमें ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ जाएगी, मतलब इसकी वैल्यू हमें मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर हम पोजीशन देखने जाएंगे तो जो मोमेंटम है ये हमें मिलना, इसकी अनसर्टेनिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। तो हाइजेनबर्ग ने हमें ये बताया। अब एक्चुअली देखें यहाँ पे तो क्वांटम और जो क्लासिकल होता है वो यहीं डिफ्रेंशिएट हो जाता है। यहाँ पे हम जो सब एटॉमिक होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स या एटम, यहाँ पे हम एक मोमेंट पे पोजीशन और मोमेंटम नहीं बता सकते किसी भी इलेक्ट्रॉन की। वहीं हम जो, अगर हम रियल वर्ल्ड में आए, हम थोड़ा सा क्लासिकल वर्ल्ड में आए, तो हम एक मोमेंट पे हम पोजीशन भी बता सकते हैं और उस चीज़ की मोमेंटम भी बता सकते हैं। तो ये बस एक क्लासिकल क्वांटम में एक ये माइनर सी लाइन होती है कि हम इसमें पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं बता सकते। क्वांटम मतलब इलेक्ट्रॉन की सब एटॉमिक पार्टिकल में, माइक्रो पार्टिकल्स में। वहीं हम जो क्लासिकल में आते हैं वहाँ हम दोनों पोजीशन एक टाइम पे बता सकते हैं, दोनों चीज़ हम एक टाइम पे बता सकते हैं। तो यही चीज़
ये डिफ्रेंशिएट हुई, ठीक है। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट थे स्क्रोडिंगर, उन्होंने इस क्वांटम मैकेनिक्स को थोड़ा आगे बढ़ाया, ठीक है। उन्होंने इस क्वांटम मैकेनिक्स को थोड़ा आगे बढ़ाया, और जो यहाँ पे जो डी ब्रोई ने अपने बताया था कि भाई जो पार्टिकल है इसके साथ एक वेव फंक्शन, एक वेव इसके साथ एसोसिएट होती है, तो इसको थोड़ा सा उन्होंने डिटेलिंग में लिया। उन्होंने कहा कि भाई चलो ये जो है ना पार्टिकल और इसके साथ जो ये वेव है, इसको नाम दे दिया उन्होंने एक वेव फंक्शन। उन्होंने बोला कि भाई चलो इसको एक वेव फंक्शन नाम से इसको बुलाते हैं, ठीक है ना, थोड़ा क्वांटम को थोड़ा डिटेलिंग थोड़ा सा इजीली करने के लिए इसको एक पर्टिकुलर टॉपिक को ग्रैब करते हैं। तो उन्होंने कहा भाई इसको हम इस पार्टिकल की जो वेव है उसको हम वेव फंक्शन शो करेंगे, लिखेंगे, और इसको हम साई से डिनोट करेंगे। ये इन्होंने एक मार्क दे दिया भाई इसको हम एक साई से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली उन्होंने क्या किया, स्क्रोडिंगर इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब इस पार्टिकल का, चलो इसको थोड़ा इन्होंने क्या किया, इसको जिस पार्टिकल हमने बताया, अगर आपने इससे पहले पढ़ा हो तो पता चल जाएगा भाई हम किसके बारे में बात करें। अगर नहीं पढ़ा हो डायरेक्ट इस पे हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस वेव फंक्शन को लेते हैं, मतलब इस वेव, उन्होंने केवल इस वेव को स्पेशली अलग से किया और इसके बारे में इसको वेव फंक्शन नाम दिया और इसको साई से डिनोट इन्होंने किया। तो एक्चुअली जब वो इस पे डिस्कस मतलब रिसर्च कर रहे थे तो एक्चुअली पता चला कि ये कोई नॉर्मल फंक्शन नहीं है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ये कोई नॉर्मल फंक्शन नहीं है, मतलब नॉर्मल कोई वेव नहीं है ये एक्चुअली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। थोड़ा ये जो वेव है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ठीक है ना। मतलब इसकी हम जो एग्जैक्ट जो चीज़ होती है वो नहीं बता सकते, ये थोड़ा सा इमेजिनरी पार्ट में काम करता है, ठीक है ना। थोड़ा सा ये एक आयोटा की तरह, जो जिसकी वैल्यू होती है √-1। यहाँ -1 कोई रियल वैल्यू तो है नहीं, कोई एक इमेजिनरी वैल्यू है। तो इस फंक्शन को उन्होंने एज एक इमेजिनरी फंक्शन की तरह यूज किया। मतलब अगर देखा जाए तो हम एग्जैक्ट इसकी जो कैलकुलेशन है वो क्या है, एग्जैक्ट क्या वेव है, किस हिसाब से वो नहीं बता सकते हम। तभी इसको थोड़े एक इमेजिनरी पार्ट की तरह मानते हैं, थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। अब जानने की बात ये है, तो देखो इसमें थोड़ा डिटेलिंग तो हम जाएंगे नहीं, थोड़ा सा ऊपर से जो नॉर्मल है वो समझ लेते हैं। आगे जब आप जाओगे तो इसकी जो हायर मैथमेटिकल इक्वेशंस आएंगी, जो आपकी हायर क्लासेस में जैसे ग्रेजुएशन में पहुंचोगे वहाँ पे आएंगी। फिलहाल तो नॉर्मल समझ लो भाई, क्लासिकल में डिफ्रेंशिएट, क्लासिकल और क्वांटम में फ़र्क क्या है, तो डिफरेंस क्या है एक्चुअली, ठीक है। और स्क्रोडिंगर ने क्या किया वो समझते हैं। अब इस वेव फंक्शन का यूज क्या है वो समझते हैं। अगर आप इस वेव फंक्शन, अगर आप एक एटम लो, ठीक है, और ये इसके कुछ ऑर्बिट होते हैं, ठीक है, इसके कुछ ऑर्बिट होते हैं। तो जैसे ही हम, अगर ये मान लें एक इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन का जो वेव है, जो वेव फंक्शन है, अगर हमें इस वेव के बारे में पता चल जाए, अगर हम इसकी जो वेव फंक्शन है, जो इसका वेव फंक्शन है उसके बारे में पता चल जाए कि क्या वैल्यू है, तो एक्चुअली हम यह बता सकते हैं कि कितनी, जो ये इलेक्ट्रॉन है कितनी एनर्जी अपने में स्टोर कर रखी इसने, कितनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन में है, हम ये बता सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि ये पॉसिबली इलेक्ट्रॉन, अगर हम एक एटम में देखें उसके अराउंड जो ऑर्बिट्स हैं उसमें देखें, तो एक इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये कोई पॉसिबल रीजन है, ठीक है ना, ये कोई पॉसिबल रीजन है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। वो हम बता सकते हैं कि भाई कहाँ पर हमें, जैसे मान लो इस एरिया में कहीं इलेक्ट्रॉन मिलने की हमें मौका है या प्रोबेबिलिटी है कि हाँ इस एरिया में कहीं हमें इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। केवल वेव फंक्शन को पता लगाने से हमें एक्चुअली इस इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल की हमें एनर्जी पता चल जाएगी, एक्चुअली कितनी एनर्जी स्टोर करके रखा है।
और हमें ये पता चल जाएगा कि एक एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिट में, किस पॉसिबल ऑर्बिट में, किस रीजन में हमें मिल सकता है। इसकी थोड़ी सी हार्ड मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, ठीक है, लेकिन ये भी आगे आगे हमें, लेकिन हमें तो नॉर्मल पता है कि भाई अगर हमें इस वेव फंक्शन के बारे में पता चल गया है तो हम इसकी एनर्जी पता लगा सकते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन की जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कहाँ मिलने की, वो पता चल जाती है। तो इस वेव फंक्शन का इस तरह से यूज़ होता है, ठीक है। तो नॉर्मली हम इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, हम बस इतना मान ली कि जो क्लासिकल होता है, जैसे न्यूटन्स लॉ आते हैं, जो नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये नॉर्मल जो हम बता सकते हैं भाई ये कार है, वो साइकिल या कुछ भी नॉर्मल किस स्पीड या वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं, तो हम पोजीशन मोमेंटम एक मूवमेंट बता सकते हैं। वहीं हम क्वांटम में एक इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन और मोमेंटम है हम एग्जैक्ट एक पॉइंट पर नहीं बता सकते। बस ये एक डिफरेंस है इसके अंदर। थोड़ा सा आगे हमने इसको और बढ़ा दिया, भाई एक वेव पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, इसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी, उस वेव को हमने स्क्रोडिंगर आए, उन्होंने बताया कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, उसको वेव फंक्शन साई से डिनोट किया, और इससे पता है कि भाई अगर हमें इसे ये पता चल जाता है तो इसकी हम एनर्जी, और ये कहाँ मिलेगा हमें, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ मिलेगा, इसकी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी कहाँ मिलेगी, वो हम इसे पता लगा सकते हैं। उन्होंने एक्चुअली एक एक्सप्रेशन भी दिया, ये एक एस आई ई साई, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, ठीक है ना, ये कोई ऑपरेटर है अपने नॉर्मल जब कांस्टेंट यूज़ करते हैं उस टाइप का ही है। तो इसका तो एक तो मैथमेटिकल ऑपरेटर है कैलकुलेशन के लिए। वहीं अपने पास हो गया वेव फंक्शन, और ये हो गया एनर्जी। तो एक्चुअली उन्होंने एक ये इक्वेशन दी, ठीक है ना, और भी दी थी, लेकिन हम नॉर्मली पहले इसको लेके चलते हैं कि यहाँ पर ये फंक्शन, वेव फंक्शन, अगर हम पार्टिकल का इस इक्वेशन से हम वेव फंक्शन निकाल सकते हैं कि भाई उस पार्टिकल का वेव फंक्शन क्या है, और इसकी हम एनर्जी भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर दोनों बात की थी हमने, इसकी वेव फंक्शन और एनर्जी की, तो हम दोनों निकाल सकते हैं। ये उन्होंने एक ऑपरेटर की काम कर, एक कांस्टेंट की तरह काम करते हैं। तो यहाँ ये हमें एक ऑपरेटर की तरह काम करता है, और ये इस इक्वेशन से हम यहाँ पे इसका वेव फंक्शन और एनर्जी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये समझ में आ गया शायद आपको कि क्वांटम मैकेनिक्स एक्चुअली होती क्या है, क्लासिकल और क्वांटम में क्या फ़र्क पड़ता है। और ये थोड़ा सा क्वांटम थोड़ा सा और आएगा, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन इसमें आएंगी अगर आप हायर क्लास में जाते हो, लेकिन फिलहाल राइट नाउ इतना ये इसमें इनफ है कि हम समझ लिया कि भाई क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है, और अपने पास क्लासिकल, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट क्या होता है, ठीक है। तो इस टॉपिक में इतना ही था, इसमें ज़्यादा कुछ और है नहीं। हम थोड़ा सा इसके बाद थोड़ा हाइड्रोजन लेके देखते हैं कि उसमें क्या फ़र्क पड़ता है इस इक्वेशन से, इससे मतलब स्क्रोडिंगर जो इक्वेशन है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है।